स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की सीरीज का आज मॉडल पेपर 3 आपके लिए आने वाला है। मॉडल पेपर 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लोज इन ए पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। ऑप्शन ए आपको दिया है 50 ओम में से, ऑप्शन बी है 220 ओम, ऑप्शन सी है 450 ओम या ऑप्शन डी है 560 ओम। समांतर परिपथ में हमें पता है क्या होता है, समांतर परिपथ में हमारा वोल्टेज जो होता है वो सभी रजिस्टेंस में सेम होता है। और चूंकि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई आर, मतलब V बराबर आई आर हर परिस्थिति में समान होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा I इक्वल टू क्या हो रहा है, V बाई आर। मतलब जो रजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें ऑलरेडी करंट हमेशा फ्लो होगी, क्योंकि वोल्टेज हमारा ऑलवेज कांस्टेंट है। तो रजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उस कांस्टेंट को जब हम ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो करंट हमेशा हमारा कम आएगा। तो ज़्यादा इसमें कौन सा है, 560 ओम। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा, 560 ओम। डी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं सही आंसर, 560 ओम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि व्यास को दोगुना कहने को कह रहा है आपका। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे L आपका है चालक मतलब कंडक्टर की लेंथ, A है आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल मतलब एरिया है आपका बेसिकली। तो हम जानते हैं A कंडक्टर हमारा गोल होता है, तो A हमारा क्या होगा बेसिकली, A हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। R क्या होता है हमारा बेसिकली, R होता है हमारा किसी भी सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या होती है उसकी। और यहाँ पे बोल रहा है व्यास को दोगुना कर दिया जाए। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या को हम त्रिज्या को हम यहाँ पे d बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास हमारा d है। मान लीजिए व्यास d होता है, बेसिकली व्यास को d से डिनोट करते हैं, डायामीटर बोलते हैं इसलिए। तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो त्रिज्या को हम d बाई 2 से लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली एरिया क्या हो गया आपका, पाई आर स्क्वायर, जहाँ हम लिख सकते हैं पाई d बाई 2 का स्क्वायर, या ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, पाई d बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो d को क्या कह रहा है, ये डबल कर दे रहे हैं, मतलब d को 2 गुना कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई 2d अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, पाई, ये तो कट जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर यहाँ आ गया। डी की वैल्यू हम क्या रखते हैं, डी हमारा क्या होता है बेसिकली, रेडियस होता है, डायामीटर होता है। डायामीटर मतलब व्यास होता है। और रेजिस्टेंस अब यहाँ पे हम यहाँ पे अभी इसका त्रिज्या यानी इसका रेडियस पुट करेंगे। तो डी का रेडियस में करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी पाई इंटू 2r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले आपका ए था पाई आर स्क्वायर, अभी हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब आपका अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था हो जाएगा R इक्वल टू रो एल अपान 4 और पाई आर स्क्वायर, जहाँ आप ए रख देंगे तो 4a हो जाएगा। यानी क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया। यहाँ पर देखिए, पहले रो एल अपान ए था और अभी रो एल अपान 4 है, मानी 1/4 हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं, रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सम स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्निशमन का काम क्या है, मतलब वो काम क्या करता है बेसिकली। ऑप्शन ए आपका दिया है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। ऑप्शन बी है आपका रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। ऑप्शन सी दिया आपका यूजिंग ऑफ वाटर टू लोड द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। या ऑप्शन डी दिया है आपका आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना।
फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करके क्या करते हैं, जो आग लगी रहती है बेसिकली वहाँ से हम ऑक्सीजन हटा देते हैं। देखिए आग लगने के हमें क्या चाहिए, सबसे 3 चीज़ें चाहिए बेसिकली, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और आपका फायर उसके बाद लगेगा तभी, ठीक है, हीट अगर वहाँ पे होगा तो बेसिकली आपको हीट चाहिए। ये 3 चीज़ें होने पे ही आग लगती है। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो हमारा आग अपने आप बुझ जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली हमेशा आग वहाँ से ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए दिया है आपको करंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय। ऑप्शन बी है आपका वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू धारा। ऑप्शन सी है आपका करंट इंटू रेजिस्टेंस, धारा गुणे प्रतिरोध। या ऑप्शन डी है आपका वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। तो हमारा आवेश जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल बेसिकली आवेश को कहते हैं। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर हमारा क्या होता है हमेशा आई टी, जहाँ आई क्या है आपका करंट है और टी है आपका टाइम, ठीक है। तो क्या सही ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, धारा गुणे समय होता है हमेशा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इस पे हो सकता है आपको धारा या समय किसी एक चीज़ की वैल्यू देके आपसे आवेश की वैल्यू भी पूछ ले, तो इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका इंक्रीज द प्लेट एरिया, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर। ऑप्शन बी है आपका इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर। ऑप्शन सी है आपका इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के मध्य को दूरी बढ़ाकर। या ऑप्शन डी है आपका यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो संधारिता के मान को कैसे कम करेंगे, आप देखिए संधारिता का फॉर्मूला जो हमारा होता है, संधारिता को हम नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस होता है इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ठीक है। डी जो है यहाँ पे ये है आपका जो दोनों प्लेट के मध्य दूरी रहती है, बेसिकली प्लेटों के बीच में कोई ना कोई हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा रहता है, उसके बीच की जो दूरी होती है वो होता है डी आपका डिस्टेंस, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, ए आपका है प्लेटों का एरिया, जो दोनों प्लेट्स होती हैं उनका एरिया होता है। इस तरह से बेसिकली संधारित होता है। ये हमारी दो कोई प्लेट होती हैं, इनके बीच में हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप देखिए, इसका ऑप्शन होगा प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। प्लेटों के मध्य अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो चूंकि वो क्या था फॉर्मूला आपका एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, जैसे ही डी बढ़ता जाएगा आपका कैपेसिटेंस संधारिता जो है कम होता जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सी है आपका। ये इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये है आपका कैपेसिटर, इस तरह रहता है जैसा बता रहा था, ये प्लेट हो गया ये दोनों और इसके बीच ये कोई चीज हो गया, इस तरह उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। ऑप्शन बी है आपका कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। ऑप्शन सी है ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। ऑप्शन डी है आपका लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। इसका सही ऑप्शन है आपका लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये इमेज में आपको सोल्डरिंग विधि दिखाया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है आपका डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन, या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग विथ फ्लेम, फ्लेम के साथ सोल्डरिंग। इसका सही ऑप्शन है आपका सोल्डरिंग गन, ये बेसिकली सोल्डरिंग गन है, सोल्डरिंग गन मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which type of chisel is used for separating metals after chain drilling? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका फ्लैट चिजल, चपटी छेनी, ऑप्शन बी है वेब चिजल, जालीदार छेनी, या ऑप्शन सी है क्रॉस कट चिजल, क्रॉस कट छेनी, या ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चिजल, डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका जालीदार छेनी, वेब चिजल इसका सही ऑप्शन है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने है तो वेब चिजल का यूज किया जाता है। ये होती है बेसिकली आपका ये वेब चिजल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एमीटर? क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? ऑप्शन ए है आपका लो रीडिंग देगा, ऑप्शन बी है नो डिफ्लेक्शन, कोई विचलन नहीं होगा, ऑप्शन सी है आपका मीटर बर्न्स आउट, मीटर जल जाएगा, ऑप्शन डी है आपका ओवरशूट डिफ्लेक्शन देगा, मतलब ओवरशूट डिफ्लेक्शन पर ये विचलन आएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, लो रीडिंग देगा। तो वोल्ट मीटर लो रीडिंग क्यों देगा? क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा हम एक हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर हमेशा जो होता है हमारा बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, जिससे उसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो और आपको एक्यूरेट वोल्टेज रीडिंग मिले। ठीक है, तो जब हम वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा हमारा हमेशा, इसलिए लो रीडिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। What is the effect on surrounding metal placed in a magnetic field? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है हिस्टेरिसिस, ऑप्शन बी है स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव, या ऑप्शन सी है एडी करंट, भंवर धारा, ऑप्शन डी है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, परावैद्युत तनाव। इसका सही ऑप्शन है आपका भंवर धारा, एडी करंट। चुंबकीय क्षेत्र में जो भी रखी रहती है उन पर भंवर धारा का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Which type of wire joint is found in the junction box? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका एरियल टैप जॉइंट, ऑप्शन बी है प्लेन टैप जॉइंट, ऑप्शन सी है रेड टेल जॉइंट, या ऑप्शन डी है मैरिड जॉइंट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, रेड टेल जॉइंट। ये है आपका बेसिकली रेड टेल जॉइंट का इमेज, इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हिच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? इसमें से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है यूरेका, ऑप्शन बी एबोनाइट, ऑप्शन सी है मैंगानीन, या ऑप्शन डी है जर्मेनियम। आप सभी को लगभग इसका आंसर पता होगा और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLP केबल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ने देखिए आपको दे रखा क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी है एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, ऑप्शन सी है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, या ऑप्शन डी आपका एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। XLP केबल को क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। What is the formula for equivalent resistance RT of the three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel circuit? यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है समांतर परिपथ में, इसमें देखिए पहले ऑप्शन आपका दे रखा है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऑप्शन भी है RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या और दिया है RT इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, या ऑप्शन डी है आपका RT इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देते हैं इस तरह से लोग देखें, लेकिन उससे घबराना नहीं है हमको, एकदम सिंपल सा। देखिए हमारा जब समांतर में प्रतिरोध कनेक्ट होता है तो हमें पता है जो हमारा तुल्यकाली प्रतिरोध होता है RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन इसमें देखिए आपको इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करें हम, देखिए RT को हम ऊपर ले आएंगे। RT जब ऊपर आ गया तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/ इधर जाएगा इस तरह, तो ये 1/ और यही सेम चीज़ नीचे आ जाएगी 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम जो सब सॉल्व करने के बाद वैल्यू उलटते थे, यहाँ पे इसी चीज़ को केवल उल्टा कर देना है बस। तो ये आपका आंसर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है तो 3 फेज रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए ऑप्शन ए देखकर आपका PR इक्वल टू VL IL, ऑप्शन बी है PR मतलब यहाँ पे है रिएक्टिव पावर। ठीक है, PR इक्वल टू 3VL IL cos थीटा, या ऑप्शन सी है आपका PR इक्वल टू √3VL IL sin थीटा, या ऑप्शन डी है आपका PR इक्वल टू √3VL IL cos थीटा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन बी। रिएक्टिव पावर में हमेशा साइन थीटा होता है, याद रखिएगा, इससे ही आप आंसर सही लगा सकते थे। और जो एक्टिव पावर होता है उसके लास्ट में हमेशा cos थीटा दिखेगा आपको। तो आंसर लगभग आप अगर यहाँ पे ट्रिक ऐसे देखेंगे तो यहीं से आंसर आपका साइन थीटा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपका लेंज लॉ, ऑप्शन बी है जूल का नियम, ऑप्शन सी आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, या ऑप्शन डी है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। हमारी जितनी भी सेकेंडरी सेल होती हैं वो फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ पे काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेज। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। देखिए इसका ऑप्शन है वोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है मरकरी, या ऑप्शन डी है सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका डिजिटल घड़ी में हमेशा मरकरी पारा टाइप सेल का प्रयोग होता है। ये है आपका पारा टाइप का सेल, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। ऑप्शन है आपका VL मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3VP मतलब फेज वोल्टेज, ऑप्शन बी है VL इक्वल टू 3VP, ऑप्शन सी है VL इक्वल टू VP/√3, या ऑप्शन डी है VL इक्वल टू VP/3। तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे VL इक्वल टू √3 × VP होता है। लाइन वोल्टेज हमेशा √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कभी कभी आपको लाइन वोल्टेज दे देगा और आपसे बोलेगा फेज वोल्टेज बताइए कितना होगा। तो लाइन वोल्टेज यहाँ दे के इस तरह से आप फेज वोल्टेज यहाँ निकाल सकते हैं, या फेज वोल्टेज दे के लाइन वोल्टेज पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा आपको 0.001182 मिलीग्राम पर कूलाम, ऑप्शन बी आपका 0.01182 मिलीग्राम पर कूलाम, या ऑप्शन सी है आपका 0.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, या ऑप्शन डी है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। ऑप्शन ए है आपका वोल्ट, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है वोल्ट एम्पियर, या ऑप्शन सी है एम्पियर आवर एम्पियर घंटा। तो बैटरी की क्षमता हमेशा हम किस में बताते हैं, एम्पियर आवर में। आपने सुना होगा हमेशा ना, इतने AH की बैटरी है या इतने mAh की बैटरी है। तो mAh मतलब मिली एम्पियर आवर, AH मतलब एम्पियर आवर। ठीक है, ये इस तरह से आपकी बैटरी में देखिए लिखा भी रहता है। कोई भी बैटरी आप निकाल के देखेंगे इस तरह से लिखा रहता है। जैसे ये बैटरी हमारी 77 एम्पियर आवर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। ऑप्शन है आपका वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, या ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भंवर धारा के सीधे समानुपाती होती है। कैसी होती है चलिए आगे देखेंगे। ये आप देख रहे हैं एडी करंट का ये फार्मूला है आपका, एडी करंट लॉस PE इक्वल टू KE इंटू BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू V। ये होता है आपका फार्मूला, जहाँ पर PE आपको दिया है एडी करंट लॉस होता है वाट में, BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर,
एफ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज भी इसमें नहीं है, आपका करंट भी इस फॉर्मूला में नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है। इसमें क्या है, एफ स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर के सीधे समानुपाती है आपका भंवर धारा, तो इसका फ्रीक्वेंसी इसलिए सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, इसका कुछ कुछ वैल्यू देख के आपसे भंवर धारा लॉस की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। देखिए ये आपको सर्किट दे रखा है, इसमें 1.5 वोल्ट की आप देखेंगे बैटरी लगी हुई हैं, और बैटरी आपकी कैसे कनेक्टेड है देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है 0 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 1.5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 3 वोल्ट, या चौथा ऑप्शन है 4.5 वोल्ट। देखिए ये आपकी तीनों जो सेल कनेक्टेड हैं वो आपकी, तो इसमें देखिए आपका जो सेल कनेक्टेड है बेसिकली ये सीरीज में कनेक्टेड है। बस थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ पे ये जो दिया है एक्चुअली ये माइनस और ये प्लस होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जो आपका सीरीज में कनेक्शन होता है, एक तरफ से हम नेगेटिव लेते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव जिस तरह आप अगर ध्यान दें, आप रेडियो में जो बैटरी डालते हैं आप लोग क्या डालते हैं, वो सीरीज में डालते हैं, ठीक है। एक प्लस एक माइनस तो इस तरह से जुड़ता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक आपको दिख रही है, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो इसका टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट बराबर कितना आएगा आपका 4.5 वोल्ट, ठीक है। सीरीज में आपके जो वोल्टेज होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो टोटल आपको 4.5 वोल्ट मिलेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका 4.5 वोल्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सीरीज में कभी वोल्टेज, कभी रेजिस्टेंस, कभी कुछ ना कुछ करंट या कुछ ना कुछ जोड़ के, कभी कैपेसिटेंस जोड़ के आपसे इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ सकता है। तो ये सारे फॉर्मूले आप सीरीज पैरेलल के जो होते हैं, चाहे रेजिस्टेंस को लेके हों, चाहे वोल्टेज को लेके हों, चाहे कैपेसिटेंस को लेकर हो, जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका पल्स ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है इग्निशन ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन सी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या ऑप्शन डी है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका सही ऑप्शन है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। विभव ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपके उच्च वोल्टेज मापने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड। कंड्यूट पाइप कैसे स्पेसिफाई किए जाते हैं। ऑप्शन है आपका लेंथ इन मीटर, लंबाई मीटर में, ऑप्शन बी है वॉल थिकनेस इन mm, दीवार की मोटाई mm में, ऑप्शन सी है इनर डायामीटर इन mm, आंतरिक व्यास मिलीमीटर में, या ऑप्शन डी है आउटर डायामीटर इन mm, बाह्य व्यास मिलीमीटर में। इसका सही ऑप्शन है आपका आउटर डाया। हमेशा जो हमारा कंड्यूट पाइप होता है उसके आउटर डाया को mm में करके हम उन्हें नॉर्मली स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which electrical term is defined as the total opposition to current in AC parallel circuit? AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ऑप्शन बी है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, ऑप्शन सी है एडमिटेंस, ऑप्शन डी है सस्पेक्टेंस, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है एडमिटेंस। एडमिटेंस जो होता है वो बेसिकली टोटल जो विरोध करता है AC परिपथ में, इससे डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन एक्चुअली आपका जो आंसर की है ऑफिशियल उसमें एडमिटेंस दे रखा है, बट इसका सही ऑप्शन एडमिटेंस नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन आपका इम्पीडेंस होगा, प्रतिबाधा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आंसर आपका सही नहीं है, बल्कि प्रतिबाधा जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इम्पीडेंस इसका सही ऑप्शन होता है, एडमिटेंस उसका सही ऑप्शन है, क्योंकि एडमिटेंस विरोध नहीं करता, बल्कि एडमिटेंस ये बताता है कि हाउ ईजिली करंट कैन फ्लो, और प्रतिबाधा आपको ये बताता है कितना वो किसी चीज़ का विरोध करेगा, ठीक है। तो इम्पीडेंस इसका सही ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप भूल जाइएगा इसको, ठीक है। इसका सही ऑप्शन आपका इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन ए सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। ऑप्शन ए देखा आपका 3 स्क्वायर mm, ऑप्शन बी है 3.5 स्क्वायर mm, ऑप्शन सी है 2.5 स्क्वायर mm, और ऑप्शन डी है 1.5 स्क्वायर mm।
ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 1.5 स्क्वायर mm, ठीक। मिनिमम साइज आपका 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। ऑप्शन है आपका गिव्स नीट अपीयरेंस, साफ सुथरा रूप देता है। ऑप्शन बी है रिड्यूस लोड करंट, भार धारा को कम करता है। ऑप्शन सी अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजनों को टालता है। ऑप्शन डी है इजी टू रिप्लेस, आसानी से बदल सकते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका अवॉइड लूज कनेक्शन। क्रिम्पिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं किसी केबल्स को या जो भी है कि जिससे उसमें लूजनेस ना आए जल्दी, ठीक है। ये क्रिम्पिंग टूल आपको आगे हम दिखाते हैं, इस तरह का होता है जिसमें हम लग केबल्स में लग्स लगा के उनको अच्छे से दबा देते हैं तो वो टाइट हो जाता है और लूज होने के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट्स, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका हिकी, ऑप्शन बी है कपलर, ऑप्शन सी है पाइप वाइस या ऑप्शन डी बेंच वाइस, ठीक। इसका सही ऑप्शन है आपका हिकी। हिकी का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कंड्यूट्स को मोड़ने के लिए। ये इस तरह से होता है हिकी, आप देख लीजिए इमेज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड कॉइल लैंप, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। क्वाइल्ड लैंप का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। ऑप्शन बी है हायर लाइट आउटपुट, उच्च प्रकाश उत्पादन। ऑप्शन सी आपका लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, कम संचालन वोल्टेज। या ऑप्शन डी आपका लो पावर कंजम्पशन, कम बिजली की खपत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा उच्च प्रकाश उत्पादन, हायर लाइट आउटपुट, ठीक है। ये इस तरह से आपका होता है ये। तो इस तरह जब वो हम बाइंडिंग करके करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा लाइट मिलती है, क्योंकि ज़्यादा वायर इस तरह से हमें फैला हुआ उसमें मिलता है। अगर यही सीधा सीधा रहेगा तो आपको उतना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच एरर इज कास्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। ऑप्शन है आपका डिवाइस एरर, उपकरण त्रुटि। ऑप्शन बी है ह्यूमन एरर, मानव त्रुटि। ऑप्शन सी आपका इन्फ्लुएंस एरर, प्रभाव त्रुटि। या ऑप्शन डी है आपका स्विचिंग एरर, स्विचिंग त्रुटि। इसका सही ऑप्शन है आपका उपकरण त्रुटि। इंस्ट्रूमेंट का अगर रीडिंग गलत स्थिति के कारण हमेशा जो होगा वो उपकरण त्रुटि होता है, ठीक है। इनकरेक्ट पोजीशन में अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट्स को लगाते हैं वो गलत दिखाता है तो डिवाइस का एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। ऑप्शन है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन, अतिभार से बचाना। ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लघुपथन से सुरक्षा। ऑप्शन सी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अधिक वोल्टेज से सुरक्षा। या ऑप्शन डी है आपका अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, अर्थ रिसाव मतलब अर्थ रिसाव से सुरक्षा। इसका सही ऑप्शन है आपका अतिभार से बचाना। बाई मेटेलिक स्ट्रिप बेसिकली हमारा एमसीबी में लगा होता है, जब ओवरलोड होता है कोई चीज़ तो वो उसको ट्रिप कर देता है और हमारा इक्विपमेंट्स ओवरलोड या अतिभार से बच जाता है जलने से, ठीक। ये हमारा होता है बेसिकली एमसीबी। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये लगा होता है यहाँ पे इस तरह से। ये क्या करता है आपके सर्किट को जब ज़्यादा ओवरलोड होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है, हीट होता है तो वो ट्रिप कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है आपका गोडाउन वायरिंग, गोदाम वायरिंग। ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग। ऑप्शन सी है डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग। या ऑप्शन डी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुमंजिला भवन में, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में ट्री सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है बहुमंजिला भवनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए एग्जिस्टिंग अर्थ, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन बी देखिए दिया है आपका कीप वेट कंडीशन इन अर्थ पिट्स ऑलवेज, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। ऑप्शन सी आपका एडिंग मोर सैंड एंड चारकोल इन अर्थ पिट्स, गड्ढे में रेत तथा चारकोल भरना। या ऑप्शन डी आपका इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन बी, गड्ढे को हमेशा गीला रखना। मौजूदा हमारा चूंकि अर्थ से ऑलरेडी अर्थ पिट है तो उसमें हम ये सब करने के बजाय उसके गड्ढे को हमेशा अगर गीला रखते हैं, नमी रखते हैं उसमें, तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर इंटरिंग इन ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सिलिका जेल।
ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी चारकोल एंड साल्ट मिक्सचर, चारकोल और नमक का मिश्रण। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सिलिका जेल। हमेशा सिलिका जेल लगाया रहता है मॉइस्चर से बचने के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो सिलिका जेल का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए ये होता है सिलिका जेल। बेसिकली जब आपका हेल्दी कंडीशन में रहता है तो सिलिका जेल इस तरह से दिखता है, और जब वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है तो इस तरह से दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सीटी इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपका सीटी प्राइमरी बर्न्स आउट, सीटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन बी है बोल्ट एम्पियर कैपेसिटी रिड्यूस्ड, बोल्ट एम्पियर क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन सी है बोल्ट एम्पियर कैपेसिटी इंक्रीज, बोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाएगी। या ऑप्शन डी है सीटी सेकेंडरी बाइंडिंग बर्न्स आउट, सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका सीटी सेकेंडरी बाइंडिंग्स बर्न आउट, सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। डी आपका सही ऑप्शन है। तो सीटी की सेकेंडरी हम इसीलिए कभी भी ओपन नहीं रखते हैं, क्योंकि जब हम सीटी के सेकेंडरी ओपन रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उधर बहुत ही हाई वोल्टेज फाउंड मिलता है सेकेंडरी साइड में, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई मैग्नेटाइजिंग करंट बिल्ड होता है, और सेकेंडरी साइड हमारा हाई फ्लक्स की वजह से वो सैचुरेट होके जलने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके सेकेंडरी को हमेशा इधर शॉर्ट रखते हैं, उसको कभी भी हम ओपन नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बैक साइड था इसको लिख लीजिए आप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर सीटी पीटी से रिलेटेड आता ही है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विथ स्लो स्पीड। एक एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। ऑप्शन है आपका डिफेक्टिव कैपेसिटर, दोषपूर्ण संधारित्र। ऑप्शन बी है ओपन स्टार्टिंग बाइंडिंग, खुली बाइंडिंग। ऑप्शन सी है आपका शॉर्ट इन स्टार्टिंग बाइंडिंग में लघुपथन। या ऑप्शन डी है आपका शॉर्ट इन रनिंग बाइंडिंग में लघुपथन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन ए, डिफेक्टिव कैपेसिटर। अगर कोई भी एक फेज सिंगल फेज मोटर है और धीमा चल रहा है, मतलब उसका जो संधारित्र कैपेसिटर लगा रहता है वो पक्का कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट होगा या खराबी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप एमसीबी सुटेबल फॉर हैलोजन लैंप्स। हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार का एमसीबी उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है एल सीरीज एमसीबी, ऑप्शन बी है जी सीरीज एमसीबी, ऑप्शन सी है डीसी सीरीज एमसीबी, या ऑप्शन डी है एल एंड जी सीरीज एमसीबी। इसका आपका सही ऑप्शन होगा जी सीरीज एमसीबी। हैलोजन लैंप में हमेशा जी सीरीज एमसीबी यूज करते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं जी सीरीज एमसीबी बेसिकली क्यों यूज करते हैं। बेसिकली एमसीबी जी सीरीज और एल सीरीज काफ़ी पॉपुलर हैं यूज करने में। तो जी सीरीज हमारा वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर भी हमारा लोड जो होता है वो हमारा इंडक्टिव लोड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। इंडक्टिव लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमेशा जी सीरीज का एमसीबी यूज करते हैं। तो हाइलोजन लैंप आपका क्या है, इंडक्टिव लोड है। और क्या क्या इंडक्टिव लोड है, जैसे आपका एक तो आपका हो गया इंडक्शन मोटर। ठीक, तो अगर आपसे इंडक्शन मोटर में कौन सा एमसीबी यूज करते हैं पूछे तब भी आपको जी सीरीज लिखना है। दूसरा आपका क्या हो गया, एयर कंडीशन जो हम लोग के घरों में होता है, जहाँ भी आपको इंडक्टिव लोड लगे वहाँ पे जी सीरीज का एमसीबी यूज करते हैं। तो एल सीरीज जो दिया है, अगर ये कहाँ यूज करते हैं आप पूछें तो एल सीरीज हमेशा वहाँ यूज करते हैं हम, एल सीरीज का एमसीबी हम जहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारा रजिस्टिव लोड होता है। जहाँ पर भी रजिस्टिव लोड होता है वहाँ हमेशा हम एल सीरीज को यूज करते हैं। तो रजिस्टिव लोड के एग्जांपल आपके क्या हैं, जो बेसिकली हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, वो बेसिकली हो जाते हैं आपके रजिस्टिव लोड। हीटिंग इक्विपमेंट हो गया आपका, क्या हो गया, जैसे गीजर हो गया आपका, ठीक है, ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, गीजर हो गया, इन सब जगहों पे हम एल सीरीज यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन अभी आपका है जी सीरीज। क्यों, क्योंकि यहाँ आपसे हैलोजन लैंप पूछा है और वो इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। ये आपको ट्रांसफार्मर दिया है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए देखा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी है ऑडियो फ्रीक्वेंसी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये सही ऑप्शन इसका आपका है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए आपको दो कोर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। चलिए, तो ये था आज का आपका टोटल 38 क्वेश्चन का
इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर 3। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स हम देखेंगे तो ज़रूर कोशिश करेंगे रिस्पॉन्ड करने की। और आपको किस टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।